सूपखार में 5 दिन बिताने के बाद संजय और गोपाल ने अपने सफर को एक नया मोड़ देने का निर्णय लिया। इस बार उनका लक्ष्य था चिल्पी की पहाड़ी, जो जंगलों के गहन सन्नाटे में लिपटी हुई थी। कैरावैन धीरे धीरे कच्चे रास्तों से होते हुए हरियाली की छांव में चिल्पी की ओर बढ़ता गया। रास्ते में सागौन, साल और तेंदू के पेड़ घने हो चले थे, जैसे जंगल उन्हें अपनी बाहों में समेटना चाहता हो। चिल्पी गांव पहाड़ी घाटी के मुहाने पर बसा एक छोटा सा गांव था, तीनों ओर से पहाड़ियों और जंगलों से घिरा। यहां पहुंचते ही संजय ने निर्णय लिया कि यहीं कुछ दिन डेरा डालना ठीक रहेगा। उन्होंने कैरावैन को गांव के पास एक ऊंचे टीले पर पार्क किया, जहां से पूरी घाटी नजर आती थी। जैसे ही वे गांव की एक छोटी राशन की दुकान पर पहुंचे, वहां का माहौल अजीब तनाव में डूबा मिला। दुकानदार, एक बुजुर्ग गोंड आदिवासी था, संजय को पहचान गया और फुसफुसाते हुए बोला, साहब, रात को बाहर मत निकलना। एक भालू है, आदमी का मांस चख चुका है। 3 लोगों को जंगल के अंदर ले गया और मारकर खा गया। संजय चौंक गए। उन्होंने दुकानदार को विस्तार से बताने को कहा। दुकानदार ने अपनी आंखों में भय था, उसने कहा, पहाड़ के उस पार एक छोटी सी झाड़ी है। इलाका है बंजारी नाला। वहीं के पास से एक लड़की को उठाया गया, फिर 2 चरवाहे। बस उनकी लाशें मिलीं, वो भी आधी। जानवर जैसा नहीं लगता साहब, ये जानता है इंसानों को कैसे पकड़ना है। संजय ने अपने मोबाइल से संदेश बनाया और गोपाल को बुला लिया। गोपाल, संजय ने कहा, मुझे लगता है ये कोई सामान्य भालू नहीं। हमें फॉरेस्ट विभाग से संपर्क करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले खुद एक बार उस नाले का निरीक्षण करते हैं। अगली सुबह सूरज की किरणें जब जंगल की शाखाओं से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं, संजय और गोपाल अपने बाइनोकुलर, गन और कैमरे के साथ बंजारी नाले की ओर निकल पड़े। रास्ते भर उन्हें खरोंचों वाले पेड़, मिट्टी में पंजों के निशान और एक टूटा हुआ बकरियों का बाड़ा दिखा। नाले के पास घास में कुछ गाढ़े खून के धब्बे थे और उस पर इंसानी बाल उलझे हुए थे। गोपाल ने धीमे से कहा, साहब, ये शिकारी है और अब इंसानों को निशाना बना रहा है। एकाएक झाड़ियों में हलचल हुई। कैमरे ऑन हुए, ट्रिगर तैयार हुआ, लेकिन वहां सिर्फ एक भालू का मल मिला, जिसमें हड्डियों के टुकड़े मिले। यह साबित करने को काफी था कि वह मांसाहारी हो चुका है। संजय ने यह सब रिकॉर्ड किया और फॉरेस्ट ऑफिस को भेजा। अब मिशन था आदमखोर भालू की तलाश और पकड़। जंगल में एक और रात आने वाली थी, और इस बार कैरावैन के आसपास की हवा थोड़ी और सर्द हो चुकी थी। संजय को अब यह स्पष्ट हो गया था कि चिल्पी घाटी का यह भालू सामान्य नहीं है। वह न केवल आक्रामक हो चुका था, बल्कि इंसानों का शिकार करने लगा था। और चूंकि यह क्षेत्र अब भी कान्हा टाइगर रिजर्व की घोषित सीमा में नहीं आता था, शिकार पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं थी। गांव के लोग भी डर के साये में जी रहे थे, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा था। संजय ने गोपाल से कहा, हमें कोई ठोस हथियार चाहिए। मेरी माउजर काफी नहीं है अगर आमना सामना हो गया तो। शाम ढल रही थी। किराने की दुकान की मिट्टी की दीवारों के बीच बैठा बुजुर्ग गोंड दुकानदार बीड़ी सुलगा रहा था। संजय ने धीरे से पूछा, बाबा, यहां कोई राइफल, बंदूक कुछ भी मिल सकता है? मैं पुलिस में रह चुका हूं, गन चलाना आता है। दुकानदार ने आंखें सिकोड़ते हुए संजय को ऊपर नीचे देखा, फिर धीरे से बोला, साहब, यहां गांव में तो कोई नहीं देगा, लेकिन 20 मील दूर स्लेवरा चौकी है, वहां फॉरेस्ट गार्ड रहते हैं। पुराने जमाने के लोग हैं, शायद आपकी मदद कर दें, अगर आप सही बात कहें। संजय ने गोपाल की ओर देखा। दोनों ने तय किया कि अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। चलो गोपाल, हम अभी निकलते हैं। रात तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, वरना रास्ते में ही डेरा डाल देंगे। दोनों ने कैरावैन में जरूरत का सामान रखा, टॉर्च, पानी, माचिस, 2 लाठी और संजय की पुरानी माउजर। जंगल की संकरी पगडंडी पकड़ते हुए वे सलेवरा की ओर पैदल निकल पड़े। रास्ता सीधा नहीं था, कभी ढलान, कभी चढ़ाई, और बीच बीच में झाड़ियों से आती अजीब अजीब आवाजें। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, जंगल की आवाजें और अधिक डरावनी होती गईं। एक बार तो गोपाल के पांव के पास कोई बड़ा जीव भागता दिखा, शायद जंगली सूअर, लेकिन संजय स्थिर रहा। उसे यह आदत हो चुकी थी।
रात करीब 9 बजे के बारी पर एक पुरानी सी लकड़ियों की कोठी की झलक मिली। छत पर जंग खाई हुई लालटेन टिमटिमा रही थी। यही थी सलेवरा चौकी। अंदर से एक बुजुर्ग वन गार्ड बाहर निकले। उनके हाथ में थमी थी एक पुरानी 303 राइफल। संजय ने आगे बढ़कर आदरपूर्वक सलाम किया। मैं संजय सिंह हूं, पहले पुलिस में था, अब जंगल में फॉरेस्ट सर्वे पर हूं। हमें आपकी मदद चाहिए। चिल्पी घाटी में एक आदमखोर भालू है। गार्ड कुछ देर तक शांत खड़ा रहा, फिर बोला, अगर आप सही कह रहे हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन पहले उस जगह का मुआयना करवा दीजिए। मैं भी साथ चलूंगा, सुबह चलेंगे। संजय और गोपाल ने चौकी में ही एक चटाई पर रात बिताई। बाहर दूर से कभी कभी उल्लू की आवाज और जानवरों की हलचल होती रही, लेकिन सब जानते थे असली खतरा उस घाटी में छिपा है जहां भालू इंसान को शिकार समझ बैठा है। चिल्पी घाटी में सुबह की शुरुआत अब शांत नहीं होती थी। पहले जहां मुर्गों की बांग, बच्चों की चहल पहल और चरवाहों की सीटी गूंजा करती थी, अब वहां डर और खामोशी का साया था। संजय, गोपाल और सलेवरा चौकी से आया हुआ फॉरेस्ट गार्ड अब गांव में डेरा जमाए हुए थे। लेकिन इस बीच भालू का व्यवहार और भी चौंकाने वाला होता गया। गांव के एक बुजुर्ग ने एक सुबह आकर बताया, साहब, भालू रात को हमारे तबेले से एक बकरी उठा ले गया। खून पसरा था और बकरी की रस्सी टूटी हुई थी, लेकिन न कोई आवाज आई, न कोई आहट। संजय समझ गया कि यह भालू अब आदत बना चुका है इंसानों के बस्तियों से शिकार करने की। भालू को जंगल में अब वो नहीं मिल रहा जो गांव में आसानी से मिल जाता है, बकरी, बछड़ा, मुर्गी और खेत की फसल। उसे न तो भागना पड़ता है, न मेहनत करनी होती है। गोपाल ने कुछ पुराने निशानों का अध्ययन किया। भालू की चाल अलग थी। वह तबेले के पिछवाड़े से आता, कीचड़ से सने पंजों के निशान पीछे दिखते, और जिस जानवर को वह ले जाता उसके साथ जमीन पर घसीटने के गहरे निशान रह जाते। संघर्ष के दौरान जानवर की टांगें टूट जातीं और कभी-कभी खून से पूरी जमीन गीली हो जाती। इस चुपचाप लुटेरा अब बस्ती का हिस्सा बन चुका था। एक रात की कहानी। संजय ने एक रात तबेले के पास कैमरा ट्रैप लगाया और खुद छत पर बैठ निगरानी करने लगा। रात करीब 2 बजे एक काली आकृति झाड़ी के बीच से निकली। वह सीधा तबेले की ओर बढ़ी। भारी शरीर, घनी फर और चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी। संजय ने दूर से माउजर संभाली, लेकिन गोली चलाने से पहले उसे उस जानवर का पूरा व्यवहार जानना था। भालू दीवार से लगी बकरी की रस्सी तक गया, फिर धीरे से रस्सी खींची, जैसे उसने पहले भी यही किया हो। बकरी बुरी तरह मिमियाई, लेकिन आवाज सुनकर कोई जागता, इससे पहले वह उसे खींचकर खेत की ओर ले गया। सुबह कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया। गांव वाले हैरान थे कि किसी ने देखा ही नहीं और वो फिर से हमला कर गया। संजय का निष्कर्ष, यह भालू शिकारी से ज्यादा चोर है, लेकिन जब ऐसे जानवरों को इंसान का मांस एक बार मिल जाता है तो वो शिकारी बन जाते हैं और तब खतरा दोगुना होता है। अब तय हुआ, एक लोहे का पिंजरा, एक लाइव बकरी और फॉरेस्ट टीम का पहरा। इस बार उसे पकड़ने की योजना बनाई गई, मगर भालू एक बार भी उसके पास नहीं आया। वह चतुर और अनुभवहीन शिकारी नहीं था। गांव में भय बढ़ने लगा। तब एक शाम, जब जंगल की छाया धीरे धीरे गांव पर उतरने लगी, संजय ने वृद्ध फॉरेस्ट गार्ड के साथ एक बैठक की। दोनों चुपचाप नाले के किनारे बैठे। दूर कहीं मवेशियों के गले में बंधी घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। अब बहुत हो गया। ये भालू कभी पिंजरे में नहीं आएगा। इसे खत्म करना ही होगा, वृद्ध गार्ड ने आंखें नीची किए हुए कहा। संजय ने धीरे से सिर हिलाया। कल रात नाले के पास की झाड़ी में घात लगाएंगे, वो अक्सर वहीं से आता है। अगली रात चांदनी फैली हुई थी। दोनों अपनी राइफल लिए घनी झाड़ियों में छिपे थे। घंटों इंतजार के बाद अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। वही भारी चाल, वही सांसों की आवाज। भालू आ रहा था। अब केवल एक ही मौका था, चूक नहीं चल सकती थी। रात गहराती जा रही थी। चांदनी जंगल पर हल्की चादर की तरह बिछ चुकी थी। दूर से नाले की पानी बहने की धीमी आवाज आ रही थी। संजय और वृद्ध फॉरेस्ट गार्ड झाड़ियों के पीछे पूरी सतर्कता से छिपे थे, सांसें रोके, आंखें लक्ष्य पर गड़ाए। अचानक
झाड़ियों के पार से एक परछाई सरकती हुई दिखाई दी। वो आ गया था। भालू, वही आदमखोर। उसका विशाल शरीर, भारी कदम और मुंह से टपकता ताजा खून, जैसे अभी अभी किसी जानवर को फाड़ कर आया हो। वह सीधा नाले की ओर बढ़ा। संजय की नजरें उसके हर हिलते रोने पर टिकी थीं। भालू पानी पीने के लिए जैसे ही झुका, वृद्ध गार्ड ने धीरे से फुसफुसाया, अब यही मौका है। संजय ने गहरी सांस ली, राइफल को मजबूती से थामा, आंखें स्कोप में भालू के माथे पर जमाईं। चांद की रोशनी में भालू का सिर साफ दिख रहा था। एक पल, एक निशाना, और फिर धाएं! गोली चली। जंगल गूंज उठा धमाके से। भालू की खोपड़ी चिथड़े चिथड़े हो गई। उसका शरीर एक झटके से उछला, फिर लुढ़कते हुए नाले के पास ढेर हो गया। चांदनी में उसके शरीर की परछाई धीरे धीरे स्थिर हो गई, स्थिर हो गई। सूपखार के आतंक का अंत हो चुका था। गांव ने राहत की सांस ली। भोर होते ही जब ग्रामीणों को यह खबर मिली, तो वे संजय और वृद्ध गार्ड के सम्मान में एकत्र हुए। अब न उनके मवेशी डर में थे, न उनकी रातें।